हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के पेपर थर्ड ऑप्टिक्स प्रकाशिकी के टॉपिक लेजर का अध्ययन करेंगे। लेजर से पहले हम परंपरागत स्रोतों से प्राप्त प्रकाश के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। परंपरागत स्रोत या हमारे दैनिक जीवन में उपयोग आने वाले स्रोतों से जो प्राप्त प्रकाश है वह उस स्रोत के असंख्य परमाणुओं या अणुओं के आंतरिक ऊर्जा स्तरों में होने वाले संक्रमण से प्राप्त फोटोनों की ऊर्जा से प्राप्त होता है। ये जो असंख्य परमाणुओं या अणुओं के आंतरिक ऊर्जा में संक्रमण है, ये पूर्णतया यादृच्छिक कंप्लीटली रैंडम तथा परस्पर स्वतंत्र होते हैं, टोटली इंडिपेंडेंट होते हैं। अर्थात इन स्रोतों से प्राप्त प्रकाश की दिशाएं तथा कलाएं विभिन्न समय पर भिन्न भिन्न होती हैं। अर्थात इनकी जो डायरेक्शन तथा फेजेस है वो डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट होते हैं। इसी कारण इन प्रकाश स्रोतों से प्राप्त प्रकाश अध्रुवित अनपोलराइज्ड तथा अकला संबद्ध इनकोहेरेंट होता है, जबकि लेज़र एक ऐसा प्रकाश स्रोत होता है जिससे प्राप्त प्रकाश कला संबद्ध कोहेरेंट तथा एक वर्णी मोनोक्रोमेटिक अत्यधिक तीव्र हाईली इंटेंसिव तथा एक दिशीय डायरेक्शनल होता है। लेज़र के बारे में बात करते हैं। लेज़र, इसका अर्थ इसके शब्दार्थ में ही छुपा है। लेज़र LASER का अर्थ है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। अर्थात रेडिएशन के स्टिमुलेटेड एमिशन से लाइट का एम्प्लीफिकेशन, विकिरण के उद्दीप्त उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन। लेज़र सामान्यतः एक क्रिया है, लेकिन हम अपनी सामान्य बोलचाल में लेज़र शब्द का उपयोग विशेष प्रकार के स्रोत के लिए करते हैं। सन 1917 में आइंस्टीन ने लेज़र सिद्धांत लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन की परिकल्पना की थी तथा सन 1954 में 1954 में टाउन्स ने इस सिद्धांत का प्रयोग सूक्ष्म तरंगों के विकिरण के उद्दीप्त उत्सर्जन द्वारा प्रवर्धन हेतु प्रयोग में लाया, जिसे हम मेसर कहते हैं। अर्थात माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, विकिरण के उद्दीप्त उत्सर्जन द्वारा सूक्ष्म तरंगों का प्रवर्धन, इसके लिए उपयोग में लिया तथा मेसर का निर्माण किया, जिसके लिए 1964 में 1964 में प्रोफेसर टाउन्स को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सर्वप्रथम प्रकाश के संदर्भ में अर्थात लेज़र के लिए 1960 में मैमन ने रूबी क्रिस्टल का उपयोग करके रूबी लेज़र का निर्माण किया। लेज़र स्रोत के या लेज़र स्रोत से प्राप्त प्रकाश के कुछ विशिष्ट अभिलाक्षणिक गुण होते हैं। ये गुण हैं, इनसे जो प्राप्त प्रकाश है वह लगभग एक वर्णी होता है, अर्थात मोनोक्रोमेटिक होता है।
दूसरी इसकी विशेषता है या इसका अभिलाक्षणिक गुण है पूर्णतः कला संबद्ध, अर्थात इससे जो प्राप्त प्रकाश है वह परफेक्टली कोहेरेंट होता है तथा इस स्रोत से प्राप्त प्रकाश की तीव्रता अत्यधिक होती है। हाईली इंटेंसिव बीम इससे हमें प्राप्त होती है तथा यह एक दिशीय होता है, अर्थात इसके प्रकाश में दिशात्मकता डायरेक्शनलिटी का गुण होता है। इस प्रकार लेजर के ये कुछ विशिष्ट अभिलाक्षणिक गुण होते हैं जो कि परंपरागत स्रोत या दैनिक जीवन में उपयोग में लाए जाने वाले प्रकाश स्रोत में नहीं पाए जाते हैं। लेजर स्रोत के प्रकाश के इन्हीं अभिलाक्षणिक गुणों के कारण इनका उपयोग बहुतायत में बहुत सारे क्षेत्रों में किया जा रहा है। लेज़र का उपयोग पर हम प्रकाश डालते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ लेज़र। लेज़र विकिरणों के विशिष्ट अभिलाक्षणिक गुणों के कारण इनका उपयोग चिकित्सा, संचार, उद्योग, होलोग्राफी, नाभिकीय संलयन, अंतरिक्ष अनुसंधान आदि में किया जा रहा है तथा दिन प्रतिदिन इनका प्रयोग अन्य क्षेत्रों में भी बढ़ता जा रहा है। लेज़र की क्रिया मेनली उद्दीप्त उत्सर्जन पर आधारित है, स्टिमुलेटेड एमिशन पर आधारित है। इसको समझने से पहले हम एक परमाणु की संक्रमण की विभिन्न संभव संक्रमण अवस्थाएं, अवशोषण, एब्जॉर्प्शन तथा स्वतः उत्सर्जन, स्पॉन्टेनियस एमिशन, इनका अध्ययन करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक्स हैं अवशोषण, स्वतः उत्सर्जन तथा उद्दीप्त उत्सर्जन, एब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड स्टिमुलेटेड एमिशन। इन सभी प्रक्रियाओं को समझने के लिए हम सबसे पहले एक परमाणु का निकाय लेते हैं जिसके दो ऊर्जा स्तर हैं, जिसे हमने नाम दिया है निम्न ऊर्जा स्तर है हमारा, अर्थात लो एनर्जी लेवल है हमारा, जिसको डिनोट किया है M से, तथा दूसरा उच्च ऊर्जा स्तर है N, हाई एनर्जी लेवल N, तथा इनकी ऊर्जाएं एनर्जीज क्रमशः EM व EN है पर विचार करते हैं। यहाँ पर हमने ड्रॉ किया हुआ है, ये हमारा एक परमाणु निकाय के ऊर्जा स्तर है। ऊर्जा स्तर M निम्न ऊर्जा स्तर है तथा उच्च ऊर्जा स्तर है हमारा N। जब इस निकाय पर फोटोन आपतित होता है, अर्थात इस परमाणु पर जब फोटोन आपतित होता है तो इस परमाणु की इस फोटोन से तीन संभव प्रक्रियाएं हो सकती हैं। पहला है अवशोषण, एब्जॉर्प्शन, सेकंड है स्वतः उत्सर्जन, स्पॉन्टेनियस एमिशन, थर्ड है उद्दीप्त या प्रेरित उत्सर्जन, स्टिमुलेटेड और इंड्यूस्ड एमिशन। सबसे पहले हमारा जो संक्रमण है अवशोषण, उसकी बात करते हैं। एब्जॉर्प्शन, इसकी पॉसिबिलिटी कब होती है? जब हमारा परमाणु निम्न ऊर्जा स्तर में होता है। सपोज हमारा परमाणु निम्न ऊर्जा स्तर अवस्था M में है तथा इसकी ऊर्जा EM है। जब इस परमाणु पर उचित आवृत्ति अर्थात इसके उच्च ऊर्जा स्तर तथा निम्न ऊर्जा स्तर के अंतर के बराबर की आवृत्ति का फोटोन आपतित किया जाता है तो परमाणु इस फोटोन से अनोन्य क्रिया करके इस फोटोन का अवशोषण एब्जॉर्प्शन करके निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है। अर्थात यहाँ से इस फोटोन का अवशोषण करके अब उच्च ऊर्जा स्तर EN में
एन में चला जाता है तथा इसकी ऊर्जा हो जाती है अब En। इस संक्रमण को ही अवशोषण कहते हैं। यह प्रक्रिया अवशोषण कहलाती है तथा इस प्रक्रिया को उद्दीप्त अवशोषण स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन भी कहते हैं, क्योंकि यह अनोन्य क्रिया बाह्य फोटोन एक्सटर्नल फोटोन के द्वारा इंड्यूस्ड होती है, प्रेरित होती है। इसीलिए इस प्रक्रिया को प्रोसेस को उद्दीप्त अवशोषण कहते हैं। इस अवशोषण के संक्रमण की प्रायिकता की दर को यदि हम PMN के द्वारा रिप्रेजेंट करें, PMN मीन्स P मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम M to N, लेवल M to लेवल N। ये प्रायिकता की दर रेट ऑफ प्रोबेबिलिटी हमारी प्रोपोर्शनल होती है जो हमारे आपतित, जो हमने विकिरण आपतित की हैं उनकी तीव्रता के। यदि हमारे आपतित विकिरणों की आवृत्ति न्यू है तो इसकी तीव्रता होगी I न्यू, तथा यह विकिरण के वर्णक्रमीय ऊर्जा घनत्व रेडिएशन एनर्जी डेंसिटी के अनुक्रमानुपाती होती है। तो PMN हमारी प्रोपोर्शनल होगी यून्यू के। यून्यू हमारा एनर्जी डेंसिटी ऊर्जा घनत्व को रिप्रेजेंट करता है, अर्थात PMN इज प्रोपोर्शनल टू यून्यू। जब इस प्रोपोर्शनल साइन को जब हम हटाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी चिन्ह को जब हम हटाएंगे तो हमारा एक अनुक्रमानुपाती नियतांक या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, जिसको हमने यहाँ पर BMN के द्वारा रिप्रेजेंट किया है, प्रदर्शित किया है। BMN एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसे आइंस्टीन का अवशोषण गुणांक, आइंस्टीन्स एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट कहते हैं। यह गुणांक ऊर्जा स्तरों पर अवशोषण द्वारा संक्रमण की प्रायिकता को व्यक्त करता है। तो इस प्रकार हमारी जो संक्रमण की प्रायिकता है PMN इक्वल्स टू BMN यून्यू हमें प्राप्त होती है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। दूसरी हमारी संक्रमण की अवस्था है स्वतः उत्सर्जन। स्वतः उत्सर्जन स्पॉन्टेनियस एमिशन। जब परमाणु हमारा उत्तेजित अवस्था में होता है, अर्थात उच्च ऊर्जा स्तर N में होता है, इस स्थिति में इसकी ऊर्जा En होती है, तो वह इस स्थिति में हमेशा नहीं रहता है। यह इस उत्तेजित अवस्था में कुछ समय, जिसे इसका जीवन काल बोलते हैं, लाइफ टाइम बोलते हैं, उसमें 10 वो लाइफ टाइम होता है, इसका जीवन काल 10⁻⁸ सेकेंड। इतना समय ही यह रह पाता है और इसके बाद यह फोटोन का उत्सर्जन करके पुनः अपने निम्न ऊर्जा स्तर M में लौट आता है। अब इसकी एनर्जी हो जाएगी Em। इस प्रक्रिया में जो उत्सर्जित फोटोन है उसकी आवृत्ति दोनों ऊर्जा स्तरों के अंतर की आवृत्ति के बराबर होगी। अतः स्वतः उत्सर्जन में उत्तेजित परमाणुओं के समूह द्वारा, यदि हमारा स्वतः उत्सर्जन परमाणुओं के समूह के द्वारा होता है, अर्थात बहुत सारे उत्तेजित अवस्था में हमारे परमाणु हैं और उनके द्वारा यदि स्वतः उत्सर्जन होता है, तो इस स्थिति में जो उत्सर्जित फोटॉन्स हैं या उत्सर्जित विकिरण है, उत्सर्जित विकिरणों की कला व दिशाएं समान नहीं होती हैं, अर्थात उन सभी की जो फेज और डायरेक्शन है वो सेम नहीं होते हैं, तथा ये जो विकिरण हैं इन परमाणुओं के समूह के द्वारा जो उत्सर्जित विकिरण हैं वो कला असंबद्ध, इनकोहेरेंट होंगी। जैसे कि हमने यहाँ पर हमारा परमाणु के 2 ऊर्जा स्तर लिए थे, निम्न ऊर्जा स्तर M तथा उच्च ऊर्जा स्तर N। जब हमारा परमाणु उत्तेजित अवस्था में होता है तो यह परमाणु
उत्तेजित अवस्था में 10⁻⁸ सेकंड रहकर वापस अपने निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है। इस संक्रमण के कारण यह न्यू इक्वल्स टू En-Em/h आवृत्ति का फोटोन उत्सर्जित करके अपने निम्न ऊर्जा स्तर में आ जाता है। यह हमारी संक्रमण से पूर्व की अवस्था है, बिफोर द ट्रांजिशन, और यह हमारे संक्रमण के पश्चात आफ्टर द ट्रांजिशन की स्थिति है। यह प्रक्रिया स्वतः उत्सर्जन कहलाती है। और यदि यह स्वतः उत्सर्जन की प्रक्रिया बहुत सारे परमाणुओं के द्वारा प्राप्त की जाती है तो जो हमारी प्राप्त विकिरणें हैं वो सभी कला असंबद्ध इनकोहेरेंट होंगी। स्वतः उत्सर्जन के संक्रमण में प्रायिकता की दर को यदि हम PNMN स्वतः के द्वारा निरूपित करें, PNM स्वतः स्पॉन्टेनियस के द्वारा निरूपित करें, P मीन्स प्रोबेबिलिटी, NM मीन्स ट्रांजिशन फ्रॉम N टू M, और स्वतः मीन्स ये प्रोसेस क्या हो रही है, स्पॉन्टेनियस स्वतः ही हो रही है। तो यह प्रायिकता की दर हमारी नियत होती है, अर्थात कांस्टेंट होती है। तो इस स्थिति में नियतांक हमारा ANM के बराबर होता है। ANM ये हमारा अनुक्रमानुपाती नियतांक होता है या नियतांक होता है, जिसे हम आइंस्टाइन का स्वतः उत्सर्जन गुणांक कहते हैं। स्पॉन्टेनियस एमिशन कोफिशिएंट, आइंस्टाइन्स स्पॉन्टेनियस एमिशन कोफिशिएंट भी इसको हम कहते हैं। हमारी थर्ड प्रोसेस है संक्रमण की तीसरा संभव संक्रमण है हमारा उद्दीप्त उत्सर्जन, या प्रेरित उत्सर्जन, स्टिमुलेटेड और इंड्यूस्ड एमिशन। यह कब संभव होता है? जब हमारा परमाणु उत्तेजित अवस्था में होता है तथा इस उत्तेजित अवस्था की स्थिति में जब परमाणु किसी बाह्य फोटोन से अनोन्य क्रिया करता है, किसी एक्सटर्नल फोटोन से अनोन्य क्रिया करता है, इंटरेक्शन करता है, तो यह बाह्य फोटोन इस उत्तेजित परमाणु को एक अन्य फोटोन उत्सर्जित करने के लिए प्रेरित करता है, प्रेरित कर सकता है। और ये जो नया फोटोन, अन्य फोटोन जो उत्सर्जित होगा, इसकी कला, फेज, दिशा, डायरेक्शन तथा ध्रुवण, पोलराइजेशन प्रेरित करने वाले, इंड्यूस्ड करने वाले बाह्य आपतित फोटोन के समान ही होती है। अर्थात जो हमारा फोटोन अनोन्य क्रिया कर रहा है उसके समान कला, दिशा, ध्रुवण वाला वह एक दूसरा फोटोन उत्सर्जित करता है तथा उत्सर्जन की यह प्रक्रिया प्रेरित या उद्दीप्त उत्सर्जन कहलाती है। उद्दीप्त विकिरण प्रेरित करने वाले विकिरण के साथ पूर्णतया कलासंबद्ध होता है। यदि हमारे पास उत्तेजित परमाणुओं का समूह है और उसके ऊपर यदि हम इस प्रकार की विकिरणें, बाह्य फोटोन डालें तो इस स्थिति में हमें जितना भी प्रकाश या उत्सर्जित फोटोन होंगे वो सभी हमें कला संबद्ध तथा समान प्राप्त होंगे, जिसके कारण हमारे उत्सर्जित विकिरणों की तीव्रता प्रवर्धित हो जाएगी। इसी सिद्धांत का उपयोग लेज़र बनाने में किया जाता है या लेज़र का सिद्धांत यही होता है, उद्दीप्त उत्सर्जन, स्टिमुलेटेड एमिशन। इसमें दिखाया गया है कि हमारा परमाणु उत्तेजित ऊर्जा अवस्था N में स्थित है तथा अब इस पर यदि न्यू आवृत्ति का फोटोन आपतित किया जाता है या प्रकाश आपतित किया जाता है तो इस स्थिति में यह उसी आवृत्ति का एक और फोटोन उत्सर्जित करके अपने निम्न ऊर्जा स्तर M में
आ जाता है। तो ये हमारी संक्रमण से पूर्व की अवस्था है, बिफोर द ट्रांजिशन, और ये हमारी संक्रमण के पश्चात की, आफ्टर द ट्रांजिशन अवस्था है। और इसे ही हम उद्दीप्त उत्सर्जन, स्टिमुलेटेड और इंड्यूस्ड एमिशन कहते हैं। इस उद्दीप्त उत्सर्जन के संक्रमण की प्रायिकता की दर, इस उद्दीप्त उत्सर्जन के संक्रमण की प्रायिकता की दर को यदि हम PNM से रिप्रेजेंट करें, P मीन्स प्रोबेबिलिटी, NM ट्रांजिशन फ्रॉम N टू M, और उद्दीप्त जो हमारा संक्रमण है वो क्या है, उद्दीप्त है। तो यह जो प्रायिकता की दर है PNM उद्दीप्त स्टिमुलेटेड, प्रोपोर्शनल होती है आपतित विकिरण के वर्णक्रमीय ऊर्जा घनत्व के। यदि आपतित विकिरण की आवृत्ति न्यू है तथा इसका वर्णक्रमीय ऊर्जा घनत्व यू न्यू है, तो इस PNM उद्दीप्त इज प्रोपोर्शनल टू यू न्यू। यू है हमारा इंसिडेंट रेडिएशंस एनर्जी डेंसिटी। तो यहाँ पर PNM उद्दीप्त इक्वल्स टू हमारा होगा B। जब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे, चिन्ह को हटाएंगे, तो हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या अनुक्रमानुपातिक नियतांक आता है। यहाँ पर इसको हमने BNM के द्वारा रिप्रेजेंट किया है। यह BNM एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसे उद्दीप्त उत्सर्जन के लिए आइंस्टीन गुणांक कहते हैं, आइंस्टीन कोफिशिएंट फॉर स्टिमुलेटेड एमिशन कहते हैं। तो इस प्रकार हमारा BNM उद्दीप्त उत्सर्जन के लिए आइंस्टीन गुणांक कहलाता है, तथा जो हमारी प्रायिकता की दर है उसको हमने समीकरण 3 के द्वारा रिप्रेजेंट किया है। इस प्रकार हमारी तीनों संक्रमण की संभावनाएं, अवशोषण एब्जॉर्प्शन, स्वतः उत्सर्जन स्पॉन्टेनियस एमिशन, तथा उद्दीप्त उत्सर्जन स्टिमुलेटेड एमिशन के बारे में हमने अध्ययन किया। इनमें तीनों संक्रमणों की प्रायिकता की दर में जो हमने आइंस्टीन कोफिशिएंट लिए हैं उनका हम उनके मध्य नेक्स्ट लेक्चर में हम संबंध स्थापित करेंगे, रिलेशन ड्राइव करेंगे।